नमस्कार बच्चों, आज हम आपके सामने पुष्पी पादपों में जीवन चक्र यानी पुष्पी पादपों का जीवन चक्र ऑनलाइन श्रृंखला में लेकर के प्रस्तुत है। कक्षा 12 के लिए पहला चैप्टर है जनन, जिसमें हम तमाम अंगों के बारे में, जनन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम आज इनके जीवन चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अब दो प्रकार के आपको बताया गया पुष्पी पादप पौधों को दो प्रकार के बताए गए हैं। एक तो वह जिनमें फूल नहीं पाया जाता है, उन्हें हम क्रिप्टोगैम्स या अपुष्पी पादप कहते हैं। जिनमें फूल दिखाई देता है, पहला है क्रिप्टोगैम। क्रिप्टो मतलब हिडन यानी छिपे हुए, यानी पत्तियों में उनके जनन अंग पाए जाते हैं, गैमेट्स पाए जाते हैं। तो उन्हें हम, यानी फूल नहीं दिखाई देता, पत्तियों में वो उनके गैमेट्स चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो छिपे रहते हैं। जबकि फिनरोगैम्स वो होते हैं जिनमें फूल विजिबल होता है। फिनरो मतलब होता है विजिबल और गैम्स मतलब गैमेट्स, अर्थात ऐसे पौधे जिनमें फूल दिखाई देता है वो पुष्पी पादप यानी पुष्पी पादप कहलाते हैं। तो आज हम पुष्पी पादपों के बारे में अध्ययन करेंगे। पुष्पी पादप में हमने बताया आपको कि पहले ही बताया गया है कि फूल में ये पौधे स्पोरोफाइट होते हैं। स्पोरोफाइट का मतलब होता है जिनमें क्रोमोसोम की संख्या 2n हो, यानी डबल डिप्लॉयड हो। तो पुष्पी पादपों में फूल जो है डिप्लॉयड होते हैं। अब फूल में, पुष्प में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं आपको बताया गया है। कैलिक्स होता है, करोला होता है, एंड्रासियम होता है और गाइनीसियम होता है। तो कैलिक्स, करोला, एंड्रासियम और गाइनीसियम। कैलिक्स और करोला ये तो प्रोटेक्टिव और अट्रैक्टिव अंग होते हैं पुष्प के, लेकिन एंड्रासियम जिसे हम नर जनन अंग कहते हैं, गाइनीसियम जिसे मादा जनन अंग कहते हैं, ये जनन अंग पुष्पों में होते हैं। तो एंड्रासियम को एक अलग अलग एंड्रासियम होते हैं और पुष्पों में तो पोलन स्टेमेन कहा जाता है। स्टेमेन के ऊपर एक टोपी की तरह रचना होती है जिसे हम पोलन सैक कहते हैं। पोलन सैक की संरचना इस प्रकार से है, जिसमें ये काफी महत्वपूर्ण है कि पोलन सैक फिगर बनाने के लिए भी आता है और पोलन सैक भी आता है। पोलन सैक है जिसमें परागकण बनते हैं। प्रारंभिक रूप से परागकण जो पोलन सैक होता है वो 2n स्टेज होता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, हमने आपको बताया कि जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन ही होता है, जिससे क्रोमोसोम की संख्या मूल कोशिका की आधी हो जाती है। तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा परागकण का निर्माण होता है। एक नहीं, एक पोलन सैक में हजारों परागकण होते हैं। दूसरी बात, मध्य में कार्पेल पाया जाता है। कार्पेल को हम गाइनीसियम भी कह सकते हैं। और इसमें नीचे ओवरी पाई जाती है जिसे हम जायांग कहते हैं। ओवरी में ओव्यूल पाया जाता है। ओव्यूल विकास क्रम में जो है, अभी हम बाद में कल एक भ्रूण कोश का विकास पढ़ाएंगे। तो भ्रूण कोश के विकास में ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये अर्ध जो है हाफ एन यानी कि आधे अगुणित हो जाते हैं। तो इस तरह से पॉलिनेशन यानी परागण के द्वारा, पॉलिनेशन क्या है? पराग कणों का उसी जाति के पुष्प के स्टिग्मा तक यानी जायांग तक पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। फिर से, परागण क्या है? पराग कणों का उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं।
परागण कई प्रकार के हो सकते हैं। एक तो स्वपरागण हो सकता है, यानी कि अपने ही परागकण उसी पुष्प के पुष्पिकाग्र तक पहुंचते हैं, इसे हम स्वपरागण कहते हैं। पर परागण एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के, उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो उसे हम पर परागण कहते हैं। पर परागण के तमाम एजेंट है, हवा के द्वारा, जल के द्वारा, मक्खियों के द्वारा, जो है तितलियों के द्वारा, भौरों के द्वारा, जल के, ये जो है पशुओं के द्वारा, तमाम तरह से परागण प्रक्रिया होती है। अब परागण के बाद जो परागकण है ये मूल पोलन सेक में दो कोशिकीय, दो केंद्रकीय अवस्था में होते हैं। अब इतना से जान लीजिए, परागकण दो कोशिकीय केंद्रकीय अवस्था में होते हैं, और जो है इम्ब्रियो सैक होता है या फीमेल गैमेटोफाइट जिसे कह सकते हैं, ये 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। 7 कोशिकीय यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होते हैं। तो अब जैसे ही परागकण यहाँ पहुंचता है, तो यहाँ से इसमें परागकणों से एक विशेष पोलन जर्मिनेशन ट्यूब पाया जाता है, जर्मिनेशन पॉइंट पाया जाता है, अंकुरण अंग पाया जाता है, जिससे स्टिग्मा से होते हुए अंकुरण करके परागकण जो केंद्रक हैं वो कहां तक पहुंच जाते हैं, इम्ब्रियो सैक तक पहुंच जाते हैं। पोलन सैक है, ये इम्ब्रियो सैक तक पहुंच जाते हैं। तो इम्ब्रियो सैक में 2 केंद्रक होते हैं, एक तो 2 नर केंद्रक होते हैं। एक तो पहला नर केंद्रक यज्ञ कोशिका से फ्यूज करता है, जिससे कि भ्रूण का विकास होता है, और दूसरा नर केंद्रक द्वितीय केंद्रक से फ्यूज करता है या फर्टिलाइज करता है या संलयन करता है, जिससे भ्रूणपोष का विकास होता है। तो यज्ञ से पहला केंद्रक यज्ञ से फर्टिलाइज करता है, तो उसे हम सत्य निषेचन कहते हैं, और दूसरा जब द्वितीय केंद्रक से फर्टिलाइज करता है तो उसे हम असत्य निषेचन कहते हैं। और कुल मिलाकर के इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट से विभाजन के द्वारा इम्ब्रियो का निर्माण होता है। डाइकाट में इम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो विस्तृत है। हम आज आपको केवल जीवन चक्र के बारे में बता रहे हैं। तो इस आधार पे सीड का निर्माण होता है, और सीड पुनः जर्मिनेट होकर के नए पौधों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से हम इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि पुष्पी पादपों में पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, फिगर के माध्यम से क्रमिक रूप से हमने बता दिया कि द्विगुणित अवस्था से अगुणित अवस्था, अगुणित अवस्था से द्विगुणित अवस्था में परिवर्तन की क्रिया को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, या यूं कह सकते हैं पादपों में अगुणित अवस्था से द्विगुणित अवस्था और द्विगुणित अवस्था से क्रमिक रूप से अगुणित अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इसे हम जीवन चक्र के रूप में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से फिनरोगैम्स में जीवन चक्र ये कोई भी हो सकता है, चाहे सरसों हो सकता है, मटर हो सकता है, यानी कि जो एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, लगभग सभी में यही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की प्रक्रिया होती है या पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से आप इसको पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। आगे हम कल
एम्ब्रियो सैक का विकास लेकर के प्रस्तुत, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, और 2-3 बार पढ़ेंगे अपने आप मन से लिख लेंगे तो नोट्स बन जाएगा। धन्यवाद।